हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमारा फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया था और कल ही मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर अब जो हम लेंगे वो है क्लीवेज। तो सबसे पहले तो क्लीवेज का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। व्हाट इज़ क्लीवेज? क्लीवेज का अर्थ होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं? विदलन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन, जिसमें एन और एन दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? 2n। ये एन किसका है? ये एन है मेल का और ये एन है फीमेल का। ठीक है, ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? ये दोनों जुड़ के बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, अब ये जो जाइगोट है, यानी कि ये जो जाइगोट जो रचना बनी है, युग्मनज जिसको आप कहते हैं, तो ये जो युग्मनज होता है ये एक नव संतति का निर्माण करता है। एक न्यू इन्फेंट जो होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका फॉर्मेशन करता है। अब जैसा कि आप देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर भी सारे ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास है। हालांकि वो ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जैसे जैसे उस बेबी की जो एज है वो बढ़ती है उसी हिसाब से जो उसके ऑर्गन्स होते हैं उस हिसाब से बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बेबी के बर्थ के समय ही सारे ही जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऑर्गन्स ही नहीं होते, ऑर्गन्स होते हैं बट वो अनडेवलप्ड होते हैं या सेमी डेवलप्ड कह लीजिए आप। जैसे जैसे वो लाइफ स्पैन उसका बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो अपना डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करते जाते हैं। तो इसको इस तरीके से समझेंगे आप। मान लीजिए ये आपका कोई भी जाइगोट है। ठीक है, क्या है ये? जाइगोट है। अब इस जाइगोट को शरीर के सारे भाग बनाने हैं। क्या बनाना है? शरीर के सारे अंगों का निर्माण करना है। तो शरीर के सारे अंगों का निर्माण करने के लिए इसमें कुछ एक प्रोसीजर फॉलो करता है ये, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं विदलन। विदलन के द्वारा शरीर के सभी जो कोशिकाएं हैं, पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण किया जाता है। इस जाइगोट के बाद का प्रोसेस है ये। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से कुछ प्रोसीजर होता है। ये क्या है? ये है कोशिकाओं का बंटना। ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ सेल्स। तो ये अलग अलग जो सेल्स बन गई, मान लीजिए ये सेल्स जो है ये इन फ्यूचर जाके ये हाथ का निर्माण करेगी, ये पैर का, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो होता है इनका डिटर्मिनेशन हो जाता है, इनका भविष्य का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो विदलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जाइगोट होता है उसके द्वारा शरीर के सभी अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं बेटा, ये सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहलाते हैं? ब्लास्टोमियर्स। हिंदी में बोले तो कोरक खंड। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये? कोरक खंड। अच्छा, अब अगर हम बात कर ले विदलन की, तो विदलन जो कहते हैं वो हम कहते हैं जो फुली डेवलप्ड जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आप मैमल्स ले लीजिए या जो हायर एनिमल्स हैं उसमें इसको विदलन कहते हैं। जो लोअर एनिमल्स हैं उसमें इसी प्रोसीजर को एक अन्य नाम दिया हुआ है विच इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, हिंदी में इसको कहते हैं खंडी भवन। क्या कहते हैं? खंडी भवन। कंफ्यूज नहीं होना आपको। खंडी भवन इज ऑल्सो प्रोसीजर विच इज ऑल्सो एज क्लीवेज। ठीक है, खंडी भवन वही है जैसे कि क्लीवेज होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है अलग अलग खंड बन जाते हैं और ये जाके अलग अलग जो अपने अंग हैं उनका निर्माण कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है क्लीवेज की डेफिनेशन। अच्छा, अब अगर हम बात कर ले कि क्लीवेज की विशेषता क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो विशेषता की अगर हम बात कर ले तो ये उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कि माइटोसिस। आपको पता है कि आपके शरीर में जो जनन कोशिकाओं के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं वे सब कौन सा विभाजन करती हैं? कायिक विभाजन, समसूत्री विभाजन करती हैं, सॉरी। और समसूत्री विभाजन को फॉलो करके वो कैसी सेल्स बनाती हैं? सोमैटिक सेल्स बनाती हैं, कायिक कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो विदलन भी उसी तरीके से जरूरी है जैसे कि समसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कि विदलन का प्रोसीजर क्यों जरूरी है। विदलन का प्रोसीजर इसलिए जरूरी है ताकि बनने वाले शिशु में जो है सभी अंगों का निर्माण हो सके। और विशेषताओं की अगर हम बात कर ले तो जब विदलन हो रहा होता है बॉडी में, उस समय जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट होती है, जो उपापचयी दर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उपापचयी दर जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जाहिर सी बात है कि ये एक स्पेशल प्रोसीजर है, स्पेशल जो है प्रोसेस है जो बॉडी में हो रहा है, तो उस समय जो उसकी मेटाबॉलिक जो रेट होगी वो बढ़ जाएगी। अच्छा, और अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो विदलन की अच्छा एक चीज़ होती है बेटा कि क्लीवेज जो है मतलब क्लीवेज किसके बेसिस पे होगा, मतलब ये सेल है। ठीक है, तो सेल में क्लीवेज क्या इसके साइटोप्लाज्म के बेसिस पे होगा या इसके न्यूक्लियस के बेसिस पे होगा? तो देखिए बेटा, किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो
उसके अंदर जो चीज़ उपस्थित होती है, उस जो सामान उसके अंदर उपस्थित है, वो सामान प्रत्येक बनने वाले जितने भी खंड हैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके बेसिस पे होती है, न कि न्यूक्लियस तो पूरे सेल में एक ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो विदलन हो रहा है, बेसिकली ये जो क्लीवेज हो रहा है, ये इसका डिसीजन कौन लेता है, इसकी रेट क्या है? तो अगर हम इसकी रेट की बात करें तो इसका जो विदलन होता है वो डिपेंड करता है इसके अंदर कितना साइटोप्लाज्म है। किस पे डिपेंड करता है? इसके अंदर कितना साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से समझे आप, मतलब कि कितना कोशिका द्रव्य, मतलब बनने वाली ये जो कोशिका है जिसके अंदर विभाजन हो रहा है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य कितनी मात्रा में है। जितनी मात्रा में कोशिका द्रव्य होगा वही इसका निर्धारण करेगा, ना कि केंद्रक। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसके पास में मटीरियल होगा उतने ही अच्छे से ये जो है अरेंजमेंट इस तरीके का शो ऑफ ये कर पाएगा। चलिए, अब अगर नेक्स्ट हम बात कर ले विदलन की दर की, ठीक है, रेट ऑफ क्लीवेज लिख देती हूं मैं यहां पे, रेट ऑफ क्लीवेज। देखिए बेटा, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसकी कोई फिक्स रेट होती है, कोई रेंज होती है उसकी। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले रेट ऑफ क्लीवेज, रेट ऑफ क्लीवेज, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखना है कि रेट ऑफ क्लीवेज कौन डिसाइड करता है? सेल साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ना कि केंद्रक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, वो एक ही होता है। अगर एक न्यूक्लियस एक खंडी भवन के पास चला गया तो बाकी शेष का क्या होगा? तो यानी कि विदलन की जो दर होती है, जो विदलन की जो रेट होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसके कोशिका द्रव्य पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर ले तो ये एक चीज पे और डिपेंड करती है, विच इज तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर अधिक है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, तो विदलन की जो रेट होगी वो बढ़ जाएगी। और अगर यही टेम्परेचर अगर लो है, ठीक है, तो विदलन की जो रेट होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि इसकी जो डिपेंडेंसी है, इसकी जो निर्भरता है, वो किस पे है? तापमान पे भी वो निर्भर करती है कि यदि तापमान की दर को बढ़ा दिया जाए तो विदलन की दर भी बढ़ जाएगी, और तापमान की दर को अगर घटा दिया जाए तो विदलन की दर भी घट जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देती हूं मैं, थर्ड जो है आपका, थर्ड है बेटा O2 की अधिकता। ठीक है, ये अधिकता को दिखा रही हूं मैं, थोड़ा पास में कर देते हैं इसको। O2 की अधिकता और O2 की एब्सेंस और CO2 की एक्सेस। ठीक है, समझेंगे इसको। अगर O2 की अनुपस्थिति है और CO2 की अधिकता है तो ऐसी स्थिति में विदलन जो होगा वो नहीं हो पाएगा, क्लीवेज जो है वो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, या फिर आप ये कह लीजिए कि प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एटमॉस्फेयर में, अगर किसी ऐसे वातावरण में जो है विदलन की क्रिया हो रही है या फर्टिलाइजेशन हुआ है जहां ऑक्सीजन की रेट तो बहुत कम है और CO2 की रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये विदलन को होने ही नहीं देगी। तो ये एक तरीके से विदलन अर्थात क्लीवेज इनहिबिटर का कार्य करेगी, क्लीवेज को रोकने का कार्य करेगी, उसके निरोधक का कार्य करेगी। ठीक है, तो वर्क एज अ, कैसे वर्क करता है ये? वर्क एज अ क्लीवेज इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिट करेगी, रोकेगी उसको। ठीक है, निरोधी का कार्य करेगी, यानी कि निरोधी का मतलब होता है उस प्रोसेस को ये कंप्लीट होने ही नहीं देगी। चलिए, ये तो हो गया आपका विदलन के बारे में जो था इंट्रोडक्शन हो गया, और मैंने आपको बता दिया कि विदलन की क्या क्या विशेषताएं हैं और जो विदलन की जो दर होती है उसका निर्धारण, मतलब उसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो किस किस पे होती है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले विदलन के तल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विदलन के जो तल होते हैं वो क्या होते हैं। अब ये तल क्या होता है फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ही इजी गोइंग है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसमें समस्या आए। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले हम विदलन के तल, ठीक है, विदलन के तल, तो बेटा विदलन के 4 तल होते हैं। कितने तल होते हैं? विदलन के 4 तल होते हैं। पहला तल है आपका रेखांकित, दूसरा है आपका उदग्र तल, तीसरा है आपका विषुवत रेखीय तल, और चौथा है आपका
अक्षांशीय, तल, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडिनल। ठीक है, अब एक बार ये बता देती हूँ मैं आपको कि ये तल क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी आपकी संरचना है, ठीक है, तो इसमें जो क्लीवेज का प्रोसेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका प्रारंभ कहाँ से होगा, इसी को कहते हैं तल। तो वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये होते हैं इसके तल, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप कट करते हैं तो दो इक्वल साइज में करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, उन्हीं को कहते हैं तल, प्लेन्स। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं प्लेन्स। क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कह देते हैं इसको प्लेन। ठीक है, किस प्लेन से आपने इसको कट करना स्टार्ट किया। अच्छा, पहला अगर हम बात करें रेखांकित तल, तो रेखांकित तल किस तरीके से होगा देख लेते हैं इसको। नाम से ही पता चल रहा है आपको, रेखांकित मतलब कि सीधी रेखा। ठीक है, ये आपका कोई भी जो है निषेचित अंडा मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए इसको, तो ये इस प्रकार से। ठीक है, ये अगर हो गया तो ये क्या हो गया आपका, रेखांकित हो गया। क्या हो गया, ये रेखांकित। ठीक है, और ये दो इक्वल पार्ट्स में दिख रहा है आपको। ये ऊपर वाली जो होती है ये होती है एनिमल पोल, और ये होती है आपकी वेजाइटल पोल। ठीक है, और इस प्रकार के जो विदलन है इसको हम बोलते हैं रेखांकित विदलन। अब अगर हम सेकंड बात कर लें वर्टिकल प्लेन की, तो इसी में बता देती हूं मैं आपको वर्टिकल प्लेन क्या होता है। ठीक है, ये कोई भी आपका अंडा है इस प्रकार से, यदि विदलन इस प्रकार से होता है तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि आपको दिख रहा है कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एनिमल पोल ये वाला होता है, वेजिटल पोल नीचे वाला होता है। ठीक है, प्राणी ध्रुव जो भी आप कहते हैं पीतक ध्रुव। ठीक है, तो वो बीच से अगर कटेगा तो रेखांकित वाले में ही वो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें उदग्र तल की, तो उदग्र तल कुछ इस प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेन की, विषुवत रेखीय तल की। एक ही मैं बता रही हूं मैं आपको चारों। ठीक है, ये इस प्रकार से विषुवत रेखा बेटा इस प्रकार से गुजरती है। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल है, नाम से ही पता चल रहा है कि दो इक्वल पार्ट्स में ये जो है वो डिवाइड कर दे रही है। ये इस प्रकार की, ये कैसी होती है आपकी, इक्वेटोरियल। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात कर ले लैटिट्यूडिनल यानी कि अक्षांश रेखीय, तो वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी लैटिट्यूडिनल। ठीक है, तो इस प्रकार से विदलन के जो चार प्लेन्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, रेखांकित, उदग्र, विषुवत रेखीय और अक्षांश रेखीय या अक्षांशीय। इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी आपको इसके नाम याद हो रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश में चलने दीजिए, जैसे भी आपको इजी वे में याद हो रहा है वैसे आपको याद रखना है, रटना नहीं है। आपको समझना है कि रेखांकित का अर्थ है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, उदग्र का अर्थ है कि किनारों से, मतलब ध्रुव की जो इसके साइड पोल्स जो है वहां से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, विषुवत रेखीय अर्थात मिडिल में से, इक्वेटोरियल नाम से पता चल रहा है आपको, और अक्षांश रेखीय उसी को आप ऑपोजिट कर दीजिए जो हमने उदग्र में पढ़ा था। ठीक है, तो वो हो गई आपकी अक्षांश रेखीय। चलिए, अब अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें क्या बता रहा है आपको कि ये जो विदलन के जो तल होते हैं इनका निर्धारण कौन करता है, अर्थात विदलन के जो प्रतिरूप होते हैं वो कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं विदलन के प्रतिरूप के प्रतिरूप की। विदलन के प्रतिरूप अर्थात जो विदलन है वो किस प्रकार का प्रतिरूप दिखा रहा है, किस तरीके का जो है वो आपके पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, सॉरी किस तरीके के पैटर्न्स को वो फॉलो कर रहा है। तो पैटर्न्स क्या होते हैं, कोई भी जो आप कोई भी जो चीज होती है उसको कोई आकार देते हैं, कोई रूप देते हैं कि ठीक है कि वो किस तरीके की है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि विदलन के जो प्रतिरूप होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो विदलन के जो प्रतिरूप होते हैं वो बेसिक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं हम अरीय विदलन, रेडियल क्लीवेज। ठीक है, रेडियल क्लीवेज मतलब जिसमें रेडियल सिमेट्री, जो आगे रेडियल सिमेट्री को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, वही जिनमें रेडियल सिमेट्री अवेलेबल होती है, स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स एंड इकाइनोडर्मेट्स, इस तरीके की। ठीक है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। सेकंड की अगर हम बात कर ले तो बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बाई रेडियल, रेडियल से ही
जो है मैच करता हुआ है बाई रेडियल यानी कि द्विअरीय। एक तो है अरीय, उसी से रिलेटेड है आपका द्विअरीय। तो द्विअरीय प्रकार का वितरण किस में पाया जाता है? ओनली टिनोफोरा के मेंबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाए सर्पिल विदलन। सर्पिल का मतलब होता है कोयल, ठीक है, घूमता हुआ। तो घूमता हुआ जो विदलन होता है, इस प्रकार जो कोशिकाएं होती है वो घूमती हुई अरेंज होती हैं। ठीक है, ये बेटा हम विदलन मतलब कि जो विदलन में जो कोशिकाएं होती हैं वो उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ रहे हैं। विदलन के प्रतिरूप को पढ़ने का हमारा जो रीजन है वो ये है। तो पहला आपने देख लिया अरीय विदलन, यानी कि जिनमें अरीय समिति उपस्थित होती है, इनमें उसमें जो विदलन होता है वो अरीय विदलन होता है। सेकंड बात कर ली हमने द्विअरीय, ठीक है, बाई रेडियल यानी कि इसी का जो डबल फॉर्म में हो जाए तो द्विअरीय विदलन। थर्ड बात कर ले तो सर्पिल विदलन। तो ये सर्पिल विदलन भी आगे जाके दो प्रकार का होता है। कोई भी चीज जो रोटेट होती है बेटा वो दो प्रकार से रोटेट होती है। हिंदी में उसको कहते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, और अगर इंग्लिश की बात कर ले हम तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रियल और सिक्स्ट्रियल। ठीक है, तो डेक्स्ट्रियल यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण की तरफ से घूमना शुरू करे, और वामावर्त यानी कि उल्टी तरफ से घूमना शुरू करे। तो कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट होता है वो दक्षिण की तरफ से अगर अरेंज होना शुरू करती हैं तो उस प्रकार के विदलन को कहते हैं दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन। सर्पिल तो इसलिए क्योंकि वो घूम रही है, और दक्षिणावर्त इसलिए क्योंकि उसने दक्षिण दिशा की तरफ से घूमना जो है वो शुरू किया है, और वामावर्त यानी कि उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से उसने घूमना जो है वो शुरू किया। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना इंग्लिश के अंदर टर्म्स पढ़ते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी प्रकार से है ये। तो जो विदलन करते हुए जो कोशिकाएं होती है, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सर्पिल होता है, कॉइल होता है, और वो वो कॉइल या स्पाइरल भी किस तरीके से हो सकता है? दो तरीके के हो सकता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसके एग्जांपल अगर आप देख ले तो इसके एग्जांपल्स हैं एनालिड्स, जितने भी आपके एनालिडा के जितने भी मेंबर्स हैं वो मॉलस्कन्स यानी कि मॉलस्का के मेंबर्स, और निमर्टीन्स अर्थात जो निमेटोडा जो क्लास होती है आपकी उसके मेंबर्स। ठीक है, फोर्थ अगर हम आ जाएं तो वेरी इंपॉर्टेंट द्विपार्श्व विदलन। द्विपार्श्व विदलन से क्या समझे आप? द्विपार्श्व यानी कि वे जंतु जिनके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो द्विपार्श्व सममिति क्या होती है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर भी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? बाइलेटरल होती है, यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। अगर बॉडी में अगर सेंट्रलाइज्ड अगर हम प्लेन देखें तो हमारे अंदर भी जो सिमेट्री है वो किस प्रकार की है? बाइलेटरल है। ठीक है, तो जो कोशिकाएं होती हैं अगर वो बाइलेटरली अरेंज होती हैं तो उस प्रकार की कोशिकाओं में या उस प्रकार का जो विदलन होता है वो कैसा होता है? बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल क्लीवेज कहते हैं उसको। इसके एग्जाम्पल है आपका ट्यूनिकेट्स के मेंबर, ट्यूनिकेटा के मेंबर, एम्फिऑक्सिस, और आपके जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब किसको फॉलो अप करते हैं? द्विपार्श्व विदलन को। अर्थात द्विपार्श्व विदलन को फॉलो करते हुए ही उनके शरीर की जो सिमेट्री होती है वो कैसी बन जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये थे आपके विदलन के प्रतिरूप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदलन के प्रकार, टाइप ऑफ क्लीवेज। अब ये जो क्लीवेज का जो टाइप होता है बेटा, इस क्लीवेज के टाइप के भी कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, जो उनके अंदर पीतक है या तो वो होगा इसका रीजन, या फिर जो उनके ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से है, या जो भी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम पढ़ेंगे विच इज टाइप ऑफ क्लीवेज। तो टाइप ऑफ क्लीवेज के किसी भी चीज को आप अगर कैटेगराइज करते हो, उसको आप उसके जो टाइप्स पढ़ते हो तो वो किसी भी चीज के टाइप्स बताने का कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है, तो वो रीजन क्या क्या है, किस बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिए विदलन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली, उसके प्लेन्स पढ़ लिए, और नेक्स्ट हमने उसके पैटर्न्स भी पढ़ लिए। ये पैटर्न्स आपको केवल बेटा नाम से एग्जाम्पल्स इनके याद रखना है कि किन किन में ये जो पैटर्न्स होते हैं वो फॉलो अप होते हैं। तो रेडियल सिमेट्री होती है जिनमें रेडियल क्लीवेज होगा, जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है उनमें बाइलेटरल क्लीवेज होगा, और स्पाइरल और बाइरेडियल को थोड़ा सा आपको लुकआउट करना पड़ेगा। तो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया आज की क्लास में वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।